मैंने लोहा खाया है और आप लोहे की बात करते हो। लोहा जब पिघलता है तो भाप नहीं निकलती। लोहा जब पिघलता है तो भाप नहीं निकलती। जब कुठाली उठाने वालों के दिलों से निकलती है भाप तो लोहा पिघल जाता है। जब कुठाली उठाने वालों के दिलों से निकलती है भाप तो लोहा पिघल जाता है। आप लोहे की चमक में चुंधियाकर अपनी बेटी को बीवी समझ सकते हो, लेकिन मैं लोहे की आंखों से दोस्तों के मुखौटे पहने दुश्मन भी पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने लोहा खाया है और आप लोहे की बात करते हो। मैंने लोहा खाया और आप लोहे की बात करते हो। अवतार सिंह पास की इस कविता से बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाते हैं। जिस विषय को लेके हम बैठे हैं, ये पर्चियां सारी संचालन की आ रही हैं। ये पर्ची भी और दे दो, ये सामूहिक रूप से पकड़ा दो। जब मैं संचालन करने बैठता हूं तो मैं अकेला संचालन नहीं करता हूं, मेरे साथ साथ पूरी जो ऑडियंस होती है वो भी है, वो संचालन करती है। एक आपको जिज्ञासा भी थी और ये जिज्ञासा हम जो है वो पढ़ेंगे और उसके बाद में आपसे शेयर करेंगे। मगर आरबी साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आप जो है वो आपका जो तरीका है अभिव्यक्ति का और प्रतिरोध का, उसका क्षेत्र कविता न होकर के चित्रकारी है और आप करीब 5 दशक से लगातार जो है वो इसमें सेवा में लगे हुए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है वो इस विषय पे बोलेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, हमारे एक साथी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि राज सत्ता व जनता की भाषा अलग अलग होती है। राज सत्ता चाहती है कि राज की भाषा जनता की भाषा बन जाए, पर ऐसा नहीं होता। और कालिदास ने अपने नाटकों में राज सत्ता के लोगों के लिए संस्कृत में लिखा, जबकि महिलाओं व शूद्रों के लिए प्राकृत भाषा में लिखा। सरल लिखने के लिए सरल सोचना बहुत जरूरी होता है। सरल लिखने के लिए सरल सोचना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी बातें आ गई हैं। मैं आरबी साहब से निवेदन करूंगा कि आप बताएं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि मेरा अधिक कोई भागीदारी नहीं है, फिर भी अब मुझे आप लोगों ने इतना सम्मान दिया है तो मैं आपके सम्मान के खातिर मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। चित्रकारों की भाषा रंग और रेखाएं होती हैं और रंग और रेखाओं के माध्यम से ही वो पूरी अपनी रचना या सृजन के प्रति काफी कुछ कहने के लिए उद्यत होता है। और इसमें हम लोग चित्रकार लोग जब भी चित्र का सृजन करते हैं तो खास तौर से हमारा कोई ऐसा ध्यान, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता है कि हम लोग इसी विषय पर चित्र बनाएं, क्योंकि हमारी जो संवेदना है वो हमें उस ओर उद्यत करती है, उस ओर प्रेरित करती है कि हम किस विषय में चित्र बनाएं। स्मृति और कल्पना ये दो ऐसे तत्व हैं जो किसी भी सृजन को जन्म देने में सहायक होते हैं। कल्पना के बल पर हम आज के वस्तु स्थिति का यथार्थ जगत के पूरे बिंबों को
अपने अंदर समेटने का प्रयत्न करते हैं और कल्पना के आधार पर हम जो अपने अंदर जो प्रतिक्रिया हुई है इस यथार्थ जगत को देख करके या किसी भी घटना को देख करके हम लोग जो आंदोलित होते हैं उस पर हम लोग चित्रण करते हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये भी यही प्रोसेस साहित्य के साथ भी है। साहित्यकार भी अनुभव को समेट करके और इसी प्रक्रिया से गुजरता है, इसी रास्ते को पार करता हुआ एक अपने साहित्य का सृजन का एक मूल्यांकन करवाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमारी भाषा में किसी प्रकार की अधिक प्रांतीयता, जातीयता, देश या काल की किसी प्रकार की छाया नहीं रहती है और हमारी भाषा एक ही है, सार्वकालिक है, अंतर्देशीय है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी भाषा का इजाद करें जो सभी प्रांतों के लिए, सभी देशों के लिए और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान्यता मिले। मैं अधिक तो क्या कहूँगा, बहुत से विद्वज्जन बैठे हुए हैं यहाँ पर और साहित्य जगत से मैं रुचिशील नहीं जरूर हूँ, परंतु इतना मैं क्रियाशील भी नहीं हूँ इस ओर कि भी मैंने बहुत सी कहानियाँ लिखी हों या कोई साहित्य का सृजन किया हुआ हो। हाँ, ये जरूर है कि कुछ किताबें मैंने लिखी हैं, आर्ट पर ही लिखी हैं, कला पर लिखी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी भाषा का जो प्रवाह है वो अनवरत रहता है, किसी प्रकार से उसमें अवरोध पैदा नहीं होता है और हम यही चाहते हैं कि इसकी अनवरतता बनी रहे। धन्यवाद। बात को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले